क्या आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोल कैसे बनता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम फॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का लगभग 35% से 40% का भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पाद का नाम सर्वोपरि है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है और कार्बन परसेंटेज के ही आधार पर इनका विभागीकरण किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है एंथ्रासाइट नाम का कोयला। बता दें कि यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक पाई जाती है। यह कोयला मजबूत तथा चमकदार काला होता है। इसका प्रयोग घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार का कोयला है बिटुमिनस कोल। यह कोयला भी अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा यानी कि कार्बन परसेंटेज 77 से 86% तक पाई जाती है। यह एक ठोस अवसादी चट्टान है जो काली या गहरी भूरी रंग की होती है। इस प्रकार के कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में किया जाता है। इस कोयले से कोक का निर्माण भी किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट कोल। यह कोयला भूरे रंग का होता है तथा यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक भी सिद्ध हो चुका है। इसमें कार्बन की मात्रा यानी कार्बन परसेंटेज 28 से 30% तक का होता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है पीट। यह कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 27% से कम होती है तथा यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये थे कोयले के 4 प्रमुख प्रकार। इसके बाद आगे जानते हैं कोयले के बारे में विस्तृत जानकारी। कोयला और कोयल दोनों संस्कृत के कोकिल शब्द से निकले हैं। साधारणतः लकड़ी के अंगारों को बुझाने से बच रहे जले हुए अंश को कोयला कहा जाता है। उस खनिज पदार्थ को भी कोयला कहते हैं जो संसार के अनेक स्थलों पर खानों से निकला जाता है। पहले प्रकार के कोयले को लकड़ी का कोयला या काठ कोयला और दूसरे प्रकार को पत्थर का कोयला या केवल कोयला कहा जाता है। एक तीसरे प्रकार का भी कोयला होता है जो हड्डियों को जलाने से प्राप्त होता है। इसे हड्डी का कोयला या अस्थि कोयला कहते हैं। तीनों प्रकार के कोयले महत्व के हैं और अनेक घरेलू कामों, रासायनिक क्रियाओं और उद्योग धंधों में प्रयुक्त होते हैं। कोयले का विशेष उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कोयले के जलने से धुआं कम या बिल्कुल भी नहीं होता है। कोयले की आंच तेज और लौ साफ होती है तथा कालिख या कजली बहुत कम बनती है। कोयले में गंधक बहुत कम होती है और वह आग जल्दी पकड़ लेता है। कोयले में राख कम होती है और उसका परिवहन सरल होता है। ईंधन के अतिरिक्त कोयले का प्रयोग रबर के सामानों, विशेषतः टायर, ट्यूब और जूते के निर्माण में तथा पेंट और इनेमल पॉलिश, ग्रामोफोन और फोनोग्राफ के रिकॉर्ड, कार्बन, कागज, टाइपराइटर के रिबन, चमड़े, जिल्द बांधने की दफ्ती,
मुद्रण की स्याही और पेंसिल के निर्माण में होता है। कोयले से अनेक रसायन भी प्राप्त या तैयार किए जाते हैं। कोयले से कोयला गैस भी तैयार होती है, जो प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करने में आजकल व्यापक रूप से प्रयुक्त मानी जाती है। कोयले की एक विशेषता रंगों और गैसों का अवशोषण है, जिससे इसका उपयोग अनेक पदार्थों जैसे मदिरा, तेलों, रसायनों, युद्ध और अश्रु गैसों आदि के परिष्कार के लिए तथा अवांछित गैसों के प्रभाव को कम या दूर करने के लिए मुखौटों यानी कि मास्क में होता है। इस काम के लिए एक विशेष प्रकार का सक्रियकृत कोयला यानी कि एक्टिवेटेड कोल तैयार होता है, जिसकी अवशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है। कोयला बारूद का भी एक आवश्यक हिस्सा है। दोस्तों, आगे जानते हैं कोयला पत्थर और कोयला क्षेत्र। आधुनिक युग में उद्योगों तथा यातायात के विकास के लिए पत्थर का कोयला परम आवश्यक पदार्थ है। लोहे तथा इस्पात उद्योग में ऐसे उत्पन्न कोयले की आवश्यकता होती है जिससे कोक बनाया जा सके। भारत में साधारण कोयले के भंडार तो प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, किंतु कोक उत्पादन के लिए उत्तम श्रेणी का कोयला अपेक्षाकृत सीमित है। भारत में कोयला मुख्यतः दो विभिन्न युगों के स्तर समूहों में मिलता है। पहला गोंडवाना युग, गोंडवाना पीरियड में, तथा दूसरा तृतीय कल्प यानी टेरिटरी एज में। इनमें गोंडवाना कोयला उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा अल्प तथा तापोत्पादक शक्ति अधिक होती है। तृतीय कल्प का कोयला घटिया श्रेणी का होता है। इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण कतिपय उद्योगों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। भारत में गोंडवाना युग के प्रमुख क्षेत्र झरिया, झारखंड तथा रानीगंज यानी बंगाल में स्थित है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, पेंच घाटी, उमरिया, सोहागपुर, सिगरेनी, कोठागुदेम आदि उल्लेखनीय है। भारत में उत्पादित संपूर्ण कोयले का 70% केवल झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। तृतीय कल्प के कोयले लिग्नाइट और बिटुमिनस आदि के निक्षेप असम, कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में है। मुख्य गोंडवाना विरक्षा यानी एक्सपोजर्स तथा अन्य संबंधित कोयला निक्षेप प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और उनकी सहायक नदियों की घाटियों के अनुप्रस्थ एक रेखाबंद क्रम यानी लीनियर फैशन में वितरित है। दोस्तों, आगे जानते हैं कोयले की लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीच दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वह गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप तथा उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं कोयले की संरचना। कोयले में मुख्यतः कार्बन तथा उसके यौगिक रहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा गंधक यानी सल्फर भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोरस तथा अकार्बनिक द्रव्य भी पाया जाता है। दोस्तों, आगे जानते हैं भंजक आसवन। हवा की गैर मौजूदगी में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोलदार कोल गैस अमोनिया प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं कोयले के स्रोत। खानों से निकाले जाने वाला यह शक्ति प्रदायक खनिज मुख्यतः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन,
जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में पाया जाता है। भारत में यह मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। जनवरी 2000 में किए गए आकलन के अनुसार भारत की खानों में कुल 211.5 अरब टन कोयले का भंडार है। दोस्तों, आगे जानते हैं कोयला खनन यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। कोयला जमीन के अंदर पाया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोयला ऊष्मीय कोयला कहलाया जाता है, जबकि इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक कोक के उत्पादन के लिए कोयला प्रयुक्त होता है, उसे कोकिंग कोल कहते हैं। भारत में कोयला खनन यानी कोल माइनिंग का प्रारंभ विलियम जोन्स ने दामलिया के समीप सन 1815 में किया था। उस समय ईशाएं यानी कि शाफ्ट्स खोदी गई और उनसे कोयला निकाला गया था। जोन्स ने बेल पिट रीति यानी कि बेल पिट मेथड से कोयले की कुछ खुदाई कराई थी। ईशा खुदाई पर लागत कम होने के कारण और कोयले की मांग बढ़ने के साथ ईशाओं द्वारा सैकड़े कोयला स्तरों यानी कि नैरो सीम्स का पर्याप्त विकास हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य में समझा जाता है कि अधिक सुरंगों से अधिक कोयला प्राप्त होगा। उन दिनों कोयले को धरातल तक लाने के लिए वे विधियां प्रयुक्त होती थी जो कुएं से जल खींचने में काम आती थी, अर्थात इसमें बैल तथा मानव शक्ति का उपयोग किया जाता था। जब यातायात के साधन बढ़े और सैकड़े स्तरों तक पहुंचना संभव हो सकता, तब वहन प्रवणकों यानी कैरिंग आउट इंक्लाइंस का विकास हुआ। 1855 से 1856 ईसाई में रेल तथा नदियों में यातायात के साधन उपलब्ध हुए। कोयले की कुछ खानों तक पटरी भी बिछा दी गई थी तथा कलकत्ता के समीप विद्यावती में ईस्ट इंडियन रेलवे पर कोयले का एक संग्रह केंद्र यानी कि कोल डेपोट भी स्थापित किया गया था। उस समय बंगाल में खनन कार्य यानी कि माइनिंग सर्वाधिक वृद्धि पर था। फलतः सन 1860 में रानीगंज कोयला क्षेत्र से भारत के कुल उत्पादन का 88% कोयला निकाला था। सन 1900 में रानीगंज क्षेत्र का उत्पादन घटकर 25.5 लाख टन हो गया था, जबकि भारत का कुल उत्पादन 65.5 टन था। सन 1906 तक झरिया क्षेत्र बिहार का उत्पादन रानीगंज से बढ़ गया था। द्रुत गति से कोयला उद्योग का विकास होने के फलस्वरूप 1914 ईसाई में उत्पादन 165 लाख टन तक पहुंच गया था, जिसमें 91.5 लाख टन झरिया और 50 लाख टन रानीगंज का उत्पादन सम्मिलित हुआ था। दोस्तों, आगे जानते हैं कोयला खानों का विद्युतीकरण एवं यंत्रीकरण। भारत में कोयले की खानों में सर्वप्रथम वाष्प पंप का प्रयोग 21वीं शताब्दी में प्रारंभ में किया गया था, किंतु विद्युत विकास से ही खानों का विधिपूर्वक यंत्रीकरण संभव हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यंत्रीकरण की गति अत्यंत मंद थी तथा यह स्थिति सन 1935 तक रही। इसके पश्चात यंत्रीकरण का वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ। विद्युत शक्ति वितरण की चरम स्थिति सन 1952 में आई, जब दामोदर घाटी योजना से खानों में प्रयुक्त विद्युत शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। आज भारत की कोयले की सभी बड़ी खानें या तो पूर्ण रूप से विद्युतित है अथवा कुंचियन अभियंत्र यानी कि वाइंडिंग इंजन को छोड़कर अन्य कार्यों में विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। कुछ खानों में जहां घाटिया कोयला प्राप्य है, उसका उपयोग वाष्प बनाने में होता है और इस प्रकार उत्पादन वाष्प का वह अनेक कार्यों से प्रयोग करते हैं। विद्युत शक्ति उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में 11 किलोवोल्ट तथा 3.3 किलोवोल्ट पर वितरित की जाती है, उसे वे आवश्यकतानुसार रूपांतरित कर लेते हैं। सामान्य पारशेन यानी ट्रांसमिशन में मुख्य वितरक बिंदुओं का वोल्टेज साधारणतया 3300 वोल्ट होता है। दोस्तों, आगे जानते हैं कोयला खानों में आपातकालीन सेवाएं। जब प्राकृतिक आपत्तियों के कारण साधारण खनन कार्य रुक जाता है, जैसे आग अथवा विस्फोट
आदि उस समय आपातकालीन दल की सेवाओं को आवश्यकता दी जाती है। यह दल खनन सैन्य संस्था यानी माइनिंग मिलिट्री फोर्स के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य उन लोगों की जीवन रक्षा करना है जो इन आपातकालीन कठिनाइयों से पीड़ित हो। खनिज संपत्ति की रक्षा का भार भी इसी दल पर होता है। भारत के कोयला क्षेत्रों में सर्वप्रथम स्वयं धारित श्वास यंत्र का प्रयोग सन 1937 पर बराकर कोल कंपनी लिमिटेड ने किया था। उस समय उन्होंने झरिया क्षेत्र से अपनी एक खान की पुनः प्राप्ति की जो विस्फोट के परिणाम स्वरूप बंद हो चुकी थी। विस्फोट के कारण ध्वस्त वायु संचालन को पुनः स्थापित करने तथा नष्ट भ्रष्ट रोधनों यानी स्टॉपिंग्स का जीर्णोद्धार करने के लिए अभी तक आभ्यंतरिक स्थितियों के ज्ञान के बिना ही वायु का प्रवेश कराया जाता है। यह कठिनाइयां अब तक बहुत सरल हो गई है तथा सुरक्षा एवं पुनः प्राप्ति यानी रिकवरी कार्य पर्याप्त सुगमता से संचालित होता है। सर्वप्रथम भारत सरकार ने सन 1939 में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं सज्जित यानी इक्विप्ड सुरक्षा दलों सहित सुरक्षा स्टेशनों की स्थापना करने का निश्चय किया था, जिससे कोयला क्षेत्रों में किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना किया जा सके। सन 1942 में रानीगंज तथा झरिया में 2 सुरक्षा स्टेशनों की स्थापना की थी। दोस्तों, ये जानकारी कोयले के बारे में थी। आगे जानते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोलियम का निर्माण प्रक्रिया व तेल शोधन। पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का काले भूरे रंग का तैलीय द्रव है, जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप व दाब के परिस्थितियों में मृत जीवों, जंतुओं व वनस्पतियों के जीवाश्मों के रासायनिक रूपांतरण से होती है। दोस्तों, पेट्रोलियम यह शब्द 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका पहला भाग होता है पेट्रो, जिसका अर्थ होता है चट्टान, और दूसरा भाग ओलियम, जिसका अर्थ होता है तेल। इसीलिए इसे चट्टानी तेल या रॉक ऑयल भी कहा जाता है। वर्तमान विश्व में इसे इसके ऊर्जा के स्रोत के रूप में महत्व के कारण काला सोना भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे जानते हैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पेट्रोलियम का निष्कर्षण व शोधन। पेट्रोलियम की प्राप्ति धरातल के नीचे स्थित अवसादी चट्टानों के ऊपर कुएं खोदकर की जाती है, जिसे ड्रॉलिंग भी कहते हैं। विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएं की खुदाई संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित टाइटस विलिस स्थान पर की गई थी। ड्रॉलिंग से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम के रूप को कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल कहा जाता है। कच्चे तेल को रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत किया जाता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, मिट्टी के तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बनों, ईथर, प्राकृतिक गैस आदि को प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम से अवयवों को अलग करने की विधि प्रभावी आसवन विधि यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। इसे पेट्रोलियम या फिर तेल का शोधन मींस पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहा जाता है। डीजल यह एक तरह का तैलीय द्रव्य हाइड्रोकार्बन है जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग वाहनों, उद्योगों, रेलवे आदि में ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। यह पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है क्योंकि इसके जलने से अनेक ऐसी गैस निकलती है जो कि विषैली होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। यह पेट्रोल की तुलना में सस्ता होता है। सिटी डीजल डीजल का एक ऐसा रूप है जिसके जलने से हानिकारक गैसों का कम उत्पादन होता है। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसे अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी कहते हैं। यूरोप के अधिकांश शहरों में इसके प्रयोग होने के कारण इसे सिटी डीजल भी कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, जिसे हम आम भाषा में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, यह प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जैसी हाइड्रोकार्बनों का द्रवित मिश्रण है जिसका प्रयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है। इसे भी पेट्रोलियम के
प्रभाजी आसवन में प्राप्त किया जाता है। इस गैस के रिसाव की पहचान के लिए इसके दुर्गंध युक्त मर्केप्टन नाम की गैस मिलाई जाती है। दोस्तों आगे जानते हैं गैस होल के बारे में। यह पेट्रोल व अल्कोहल का मिश्रण है और गन्ने के रस से मिलने वाले अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज ब्राजील में की थी। दोस्तों हम सब पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आगे उसके ही कुछ उपयोगों की जानकारी आप तक पहुंचाने का उपदेश करता हूँ। हम पेट्रोलियम को परिवहनों में औद्योगिक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश व ऊष्मा जननी हेतु तथा स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स के रूप में, पेट्रोकेमिकल उद्योगों में पेट्रोलियम के उप उत्पादों यानी बाय प्रोडक्ट्स का विविध रूप में उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक उत्पाद है, लेकिन वर्तमान में इसकी बढ़ती मांग की आपूर्ति प्राकृतिक स्रोतों से पूरी नहीं हो पा रही है। अतः अब आवश्यकता है कि इसके विकल्पों की तलाश की जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत आदि पेट्रोलियम के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, जिसकी आपूर्ति सऊदी अरब, इराक, ईरान जैसे तेल संपन्न देश द्वारा की जाती है। अतः वर्तमान में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर पेट्रोलियम के उपयोग को उत्पादन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारत में पेट्रोलियम की मांग और घरेलू उत्पादन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसी कारण से भारत के आयात उत्पादों में पेट्रोलियम का स्थान सबसे ऊपर रहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव यानी कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। दोस्तों आगे जानते हैं पेट्रोलियम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। कच्चा तेल एक तरह का डार्क हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जो विश्व में समुद्र और जमीन के अंदर पाया जाता है। इसका इतिहास 300 मिलियन सालों का है। एक बैरल ऑयल को बनाने के लिए कम से कम लगभग 20 गैलन गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर गाड़ियों और विमानों के लिए यह ईंधन एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसके अलावा इसका उपयोग प्लास्टिक, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स और ल्यूब्रिकेंट्स में किया जाता है। खनिज पदार्थों का हम पिछले 5000 सालों से उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के ईंधन से आप कपड़े, प्लास्टिक बोतल, पेन और कई अन्य सारी चीजें बना सकते हैं। विश्व में अमेरिका ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ईंधन यानी कि लगभग 20 मिलियन की खपत होती है। लाइट क्रूड ऑयल पानी की तरह होता है, जबकि हेवी क्रूड ऑयल तार की तरह होता है। सऊदी अरब तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद रूस में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। तेल को बैरल में मापा जाता है। एक स्टैंडर्ड बैरल 159 लीटर का होता है। विश्व में ईंधन और कोयला 88% ऊर्जा की मांग को पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो फॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आशा करते हैं कि आपको नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय।